आज की इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर श्रीमान अमिताभ गुप्ता जी। आप इस समय अपर पुलिस महासंचालक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र पुलिस और इसी के साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज यानी सुधार सेवा, आप उसके भी हेड हैं। बीच में काफ़ी समय, साल डेढ़ साल आप पुलिस सेवा के अलावा इसलिए भी सुर्खियों में रहे कि आपने महाराष्ट्र की जेलों में सुधार के लिए आमूल परिवर्तन किए हैं। हर बार कुछ ना कुछ नई सेवा की हमें मीडिया में जानकारी मिलती है, चाहे वो ई मुलाकात वाली बात हो, चाहे कैदियों का अपने घर वालों से फ़ोन पर कनेक्ट करने वाली बात हो, जो सुविधाएं आपने दी है। गुप्ता साहब, आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या आप कैदियों को जेल में घर के जैसा माहौल देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, एक तो मैं पहले ये बताऊंगा, कैद कैद होती है, प्रिजन प्रिजन होता है। या तो फिर इस तरह की जो बातें करते हैं उनके बारे में मेरा एक ही चीज़ कहना है, या तो उनको घर पता नहीं है या जेल पता नहीं है। दोनों चीज़ें कंपैरिजन हो नहीं सकता। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आपको 1 घंटे भी बैठाया जाता है तो वो चीज़ें काटने लगती हैं जी। तो जेल आपकी मर्जी के खिलाफ आपको बहुत दिन तक, कई बार सालों तक रखा जाता है जी। तो उसमें वो कभी घर बन नहीं सकता और कोई घर बनाने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन दूसरी बाजू ये भी होती है कि हमारे जब कैदी रहते हैं तो एक बेसिक ह्यूमन राइट होती है और उस ह्यूमन राइट की कदर करनी पड़ती है। और अगर आप कुछ सुविधाएं नहीं देंगे, कुछ चीज़ें नहीं देंगे तो उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहता है। इंसान है तो उनका मेंटल बैलेंस हमारे यहाँ सब ठीक रहे, आपस में झगड़े ना हो, क्राइम की तरफ ना जाए, इलीगल धंधे ना करें, एक सुधारात्मक अप्रोच आए, उसके लिए कुछ उनके बेसिक राइट्स को रखना पड़ता है। उसमें 2-3 चीज़ें मेन होती। एक तो खाना मिलना चाहिए अच्छा, जो कि मतलब खाने लायक हो, एक सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और तीसरा थोड़ा बहुत घर से संपर्क करने की चीज़ें। ओवर क्राउडिंग बहुत बड़ी समस्या है अपने जेलों की, तो उस हिसाब से जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो कि नियम में हम लोग को अलाउड है, जैसे उस चीज़ों को हम लोगों ने करने की कोशिश की ताकि उनका मेंटल बैलेंस ठीक रहे। वो बाकी चीज़ों में अगर हम लीगल ढंग से फ़ोन नहीं अलाउ करेंगे तो वो इलीगल ढंग से सिम कार्ड की स्मगलिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी सालों तक बिना घर से बात किए बिना रह नहीं सकता। ये चीज़ पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आप एक मानवीय एंगल, एक ह्यूमन एंगल आप इसमें जोड़कर जो लीगली पॉसिबल है वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानवीय और एक उनका हक होता है, ह्यूमन राइट वाली भी बात है। तो वो ह्यूमन राइट को अबाधित रखना भी हमारा एक वो है। बेसिकली प्रिजन में क्या चीज़ है कि वो विटनेसेस को न डरा सके और ट्रायल को हैम्पर न कर सके, ये अंडर ट्रायल के लिए हो जाता है। और जो कन्विक्ट है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए और वो अंदर रह के रहे। तो इन चीज़ों को बेसिक सामने रख के बाकी जो भी चीज़ें हैं करने लायक है वो हम लोग सबको अलाउ करते हैं। आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि अगर आप महाराष्ट्र की जेलों की बात करें आज़ादी के बाद से, तो जेलों में सुधार को लेकर जिस तरह तिहाड़ को लेकर भारत में बात हुई, वैसे महाराष्ट्र के जेलों के सुधार को लेकर कभी खास मीडिया में कुछ आया नहीं या बाहर लोगों को पता नहीं चला। तो अचानक 2022 में एक आदमी आता है और वो सुधार की बात करता है और हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई नई चीज़ आप लेकर आते हैं। मान लीजिए कोई फैसिलिटी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो पहले क्या ये चीज़ें नहीं हो रही थी या आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं? नहीं, पहले ये बात सही है कि पहले इस चीज़ें नहीं हुई। अभी आप देखेंगे कि इस ज़माने में हर के हाथ में मोबाइल रहता है और कितना भी आप कर लीजिए, वो कम से कम दिन में प्रत्येक घंटे में 3 कॉल तो कम से कम 3 बार तो वो अपने मोबाइल को हाथ लगाता है। हाँ। उस आदत के बाद अगर वो जेल में जाता है, प्रिजन में जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता है तो उसका मेंटल बैलेंस बेकार हो जाता है। गलत काम करने के लिए नहीं, घर से बात करने के लिए एक सुकून हो जाता है। इसी तरह तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहली बार फ़ोन की, हम लोगों ने एक सुविधा लाई। उसमें यह था कि वो सारे फ़ोन नंबर हम घर के होने चाहिए, वो थोड़ा वेरिफिकेशन वो आप इंश्योर करते हैं। हाँ, और सारे फ़ोन उनके कंसर्न से हम रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि वो इलीगल ना हो। तो राधा देर वो सिम कार्ड स्मगलिंग करके गैंग चला, इससे बढ़िया कि हम लीगल ढंग से उनको हफ्ते में 3 फ़ोन देते हैं और वो 6-6 मिनट के 3 कॉल कर सकते हैं और उनके सारे फ़ोन हमारे पास रिकॉर्ड रहते थे। ये चीज़ उनको भी मालूम रहती है।
तो एक उनको फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। तो जो चीज़ इलीगल हो सकती है, होती रहती है, उसको बंद करके एक नया लीगल प्रोसेस किया गया है कि जो कि फेयरली करेक्ट है। तो आप कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेना चाह रहे हैं जिससे आदमी गलत साइड में सोचने की बजाय जो अंदर है, जेल के अंदर है, वो उसकी जो दिशा है वो सही रहे और उसे मौका भी मिले घर वालों से बात करेक्ट, करने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपको डेली हर आदमी की चेकिंग करते बैठना पड़ेगा। तो एक बार ये सब मिल जाती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने पनिशमेंट भी रखा है कि किसी भी वार्ड में या सर्कल में एक भी सिम कार्ड मिला तो सारे लोगों का हम फोन फैसिलिटी विड्रॉ कर लेते हैं। तो पूरा प्रेशर रहता है कि भाई कि सबको मिला है, करेक्ट ढंग से मिला है, सब रिकॉर्डेड मैसेज है, तो कृपा करके इसका मिसयूज ना करें और सब कोई उसको ठीक से यूज करें। मतलब इस पोजीशन के पहले जैसे आप पुलिस कमिश्नर पुणे थे तो उस समय आपका जो ऑरा था कि 100 गैंग्स पर आपने एमसी ओसीए लगा दिया या मौका लगा दिया और एक्शन लिए, वैसे एक्शन वाला काम यहाँ भी चल रहा है अगर कोई गलत चलता है तो। हाँ, गलत तो गलत है, लेकिन गलत एक आदमी गलत, अगर मान लीजिए कोई प्रिजन है उसमें एयरवाड़ा में 6000 है तो उसमें हो सकता है 8-10 लोग गलत करें, लेकिन वो 8-10 के कारण आप 5900 के राइट्स नहीं छीन सकते। आपकी सिस्टम ऐसे होनी चाहिए कि 8-10 लोग जब भी गलत करें उनको पकड़ लें और उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें। जो गलत करता है आप वहाँ हिट करना चाह रहे हैं। साहब एक बात बताइए, चूंकि आप सारे कारागृह महाराष्ट्र में जो है या महाराष्ट्र की सारी जेलों के भी आप हेड हैं, टेंटेटिवली कितने लोग जेल में है? और ऐसा कहा जाता है कि जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग अंदर हैं। तो इस चीज़ को लेकर क्या आपका कोई विजन है या कोई एक्शन प्लान है और इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जैसे महाराष्ट्र की बात है तो कई तरह के प्रिजन्स होते हैं। प्रिजन कैटेगरी मतलब सेंट्रल प्रिजन्स होते हैं, फिर जेल कैटेगरी 1, जेल कैटेगरी 2, सब जेल, विमेन जेल, ओपन जेल, ओपन कॉलोनी, सारे तरह के मिला के हमारे पास 60 प्रिजन्स हैं। ओके। और 60 की कैपेसिटी करीब 23,000 है। ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही कैपेसिटी बनाई गई है। अच्छा। हाँ, मतलब एक बैरक के एक बेसिक, मतलब हर तरह से बढ़ा चढ़ा के, तब भी हमारे प्रिजन्स में इस टाइम 42,000 से 44,000 लोग हैं, तो डबल का प्रॉब्लम जाता है। और ये प्रॉब्लम कुछ चुनिंदा प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा है। बेसिकली एमएमआर रीजन जो मुंबई के इर्द गिर्द रहता है और मुंबई और पुणे का जो बेल्ट है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत एक्यूट है। तो इससे कैसे डील कर रहे हैं आप? अब मुंबई का आप प्रिजन है आर्थर रोड में जो स्थित है सेंट्रल प्रिजन, उसकी कैपेसिटी से वहाँ 2.5 गुना लोग हैं। येरवड़ा में 2.5 गुना लोग हैं। अब मुंबई में कुछ कर नहीं सकते, 4 एकड़ है, स्पेस कंस्ट्रेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अब इसको कैसे किया जाए। तो येरवड़ा में हमारा एक नया प्रिजन उसी कैंपस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मुंबई में हम लोगों ने सबसे पहला अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो पालघर में हुआ है। तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हुआ है? हाँ, उसका मतलब डीसीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसकी ओपनिंग भी कर दी है और वहाँ पर करीब 1500 का प्रिजन शुरू हो गया काम। 3 साल 4 साल में हो जाएगा। गैप तो काफी बड़ा है सर। हाँ, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। शुरुआत हो रही है। हाँ, येरवाड़ा में 3000 का है। फिर मुंबई में एक छोटा सा प्लॉट मिला तो वहाँ पर भी 1000 का हम कैपेसिटी मल्टी स्टोरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है भुसावल में भी कर रहे हैं आप। तो वो जो छोटे छोटे जगह पे वहाँ थोड़ी 20% 30% तक की प्रॉब्लम है, लेकिन एमएमआर और पुणे में 2.5 गुना है। तो इसको कॉन्सेंट्रेट कर, अब पालघर जैसे ही बनेगा वैसे थाने, कल्याण, इनका ओवर क्राउडिंग काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा जगह भी है, उसको बाद में एक्सपेंड किया जा सकता है। मतलब इन चीज़ों पर एक्टिवली काम हो रहा है। हाँ, पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ हुआ है। बढ़िया। साहब ये बताइए, जेल में जब कोई कन्विक्ट या ऐसा मान लीजिए कि ट्रायल वाला जो इन ट्रायल कैदी है जो जेल में है, उस पर हो सकता है कि 2, 3, 4 साल बाद जब भी अदालत का फैसला आए, हो सकता है वो छूट जाए। तब तक तो वो कैदी है, अगर अंदर है तो, अगर उसे बेल नहीं मिली है तो। ऐसी सिचुएशन में या आमतौर पे जो कैदी होते हैं तो उनका डेली रूटीन कैसा होता है? क्या उस चीज़ को लेकर आपने कोई स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं? देखिए, डेली रूटीन तो काफ़ी प्रिजन मैनुअल के हिसाब से सेट रहता है। सवेरे जो उनके रात को सारे लोग अपने वार्ड में जाते हैं, तो जो सवेरे होती है एक बार काउंटिंग होती है और वार्ड से लोग बाहर आते हैं, उनको ब्रेकफास्ट और 2 मील मिलते हैं। जिन लोगों को मतलब कन्विक्शन हो चुका है और सश्रम टाइप का हुआ है, उनको कुछ हम रोजगार की योजनाएं देते हैं।
कि वो ट्रेड सीखे और काम करे। आजकल ये भी एक नया ट्रेंड आ गया कि जो अंडर ट्रायल है वो भी कहते हैं कि सब हमको काम दो, क्योंकि जेल में टाइम काटना बड़ा मुश्किल काम मुश्किल होता है। तो उनको भी हम देते हैं अपनी ओर से काम। तो दिन भर वो काम करते हैं, बिल है, बाकी लोग करते हैं, और शाम को एक बार 5:30-6 बजे फिर से सब काउंट होते हैं और सब अपने बैरक में जाते हैं और फिर क्लोजर हो जाता है। और इस पीरियड में कई लोग छुटते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग ये चलते रहता है। चलते रहता है। कई बार कई लोग लेट आते हैं तो उनको हमारे लिए स्पेशल एक रूम होता है आफ्टर करके, वहाँ रखते हैं और अगले दिन काउंट करके फिर उनको अपने बैरक में अलॉट होता है। श्रीमान, इसी से संबंधित और एक चीज़ बताइए, चूंकि आपके पास इतने हज़ार कैदी है आज की तारीख में, और हम समझ सकते हैं कि इनमें कुछ हाई प्रोफाइल कैदी भी होते हैं, हो सकता है कुछ लोग राजनेता हो सकता है कोई बड़े अफसर रहे हों और किसी क्राइम के कारण अदालत के फैसले के बल पर वो जेल में आ गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप पर भी कोई प्रेशर या आपके अधिकारियों पर कि फला व्यक्ति को थोड़ा स्पेशल सर्विसेज दीजिए या उनका थोड़ा ध्यान, हम लोग फिल्मों में देखते हैं अक्सर, और मैं ये आम आदमी जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनके एंगल से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपके जेलों में भी कोई अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है या कोई किसी व्यक्ति को खास कोई फैसिलिटी, टीवी, पंखा, एसी, हकीकत क्या है? देखिए, टीवी तो हम लोगों ने सबके लिए लिया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो जो भी हमारा ये रहता है कि जो भी फैसिलिटी हो वो सबके लिए हो, एक के लिए लो, और यही आज तक करते आए। दूसरी चीज़ जो आप बताएं कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी तो ह्यूमन एंगल रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन एसी ऐसा कहीं नहीं होता है, चारपाई ऐसा कुछ नहीं होता है, 5-6 लोग पैर दबा रहे हैं किसी ऐसा कुछ नहीं होता। दादा या किसी और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी मेन प्रिजन्स है करीब 20 सब सीसीटीवी से कवर है। अच्छा, जैसे गुंजाइश कम हो जाती है, बिल्कुल रियरवाड़ा है तो वहां पर 850 सीसीटीवी लगे हैं। इतना छोटा कैंपस के लिए 850, एक एक कोने कोने की सारी हरकतें हमारे पास कैद है। तो कभी भी कुछ मिसयूज होगा तो कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि उस सारे सीसीटीवी हमारे यहाँ रिकॉर्डेड उसकी हमारे पास रहती है। तो ना कोई करने की हिम्मत करेगा ना कोई होने वाली है। और जो भी फैसिलिटी रहेगी, चाहे टीवी की हो, चाहे फैन की हो, चाहे खाने की हो, चाहे कैंटीन की हो, चाहे फ़ोन की हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हो या गला भेंट की हो, वो नियम बनते हैं, सबके लिए बनते हैं और सब कोई उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई एक आध व्यक्ति कोई विशेष नहीं होता, जो जेल में है वो जेल में है। जेल में फिर चाहे वो पहले सीईओ रहे हो, एक्टर रहे हो, कोई अफसर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल जेल होता है। हिंदी फिल्मों में काफ़ी बार ये बताया गया है कि जब वो सज़ा मिलती है, ताज़ीर आते हैं, दफ़ा 302, 14 साल कैद बामुशक्कत कैद मुकर्रर की जाती है, और फिर उसमें ऐसा कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जेल के जो 14 साल होते हैं उसमें 12 घंटा का एक दिन पकड़ते हैं, अगले 12 घंटा का, यानी 24 घंटे में 2 दिन होते हैं। तो हकीकत क्या है? क्या जेल के दिन अलग होते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। जेल का भी दिन वही दिन होता है जो सबके लिए जो बाहर है। हाँ, जेल में एक होता है कि 14 साल मतलब 14 साल, उम्र कैद मतलब उम्र कैद, मतलब पूरी उम्र। लेकिन उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं। इफ एंड बट्स होते हैं कि गवर्नमेंट ने कई रूल्स बनाए हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को उम्र कैद हो गई तो 14 साल के बाद उसको अगर 14 साल तक ठीक रहा बिहेवियर तो उसको सर्टेन डेज के बाद छोड़ने का गवर्नमेंट के पास रूल अधिकार होता है। हाँ, तो उस रूल का वापर होता है, लेकिन वो पहले से प्री डिसाइडेड रूल है, आदमी देख के रूल नहीं है। जैसे कि मर्डर हुआ, 3 लोगों ने किया तो 14 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसको 22 साल पे छोड़ सकते हैं। तो ये सारे प्रपोजल जितने लोग होते हैं उम्र कैद वालों का, उनका 13 से 14 के बीच में हम प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजते हैं, और उनके रहन सहन के हिसाब से जेल में उनका। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से प्री डिसाइडेड रूल के हिसाब से उनके उम्र कैद को, किसी को 26 साल, किसी को 22 साल, किसी को 18 साल, किसी को 16 साल में कन्वर्ट करता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रूल ये भी होता है कि जो कन्वर्ट करता है कम से कम 1/3 से ज़्यादा रिमिशन नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब उम्र कैद इज उम्र कैद। अगर कभी कभी कोर्ट के ऐसे भी जजमेंट आए हैं कि नो रिमिशंस, उम्र कैद होते बंद, तो उसका भी पालन होता है। तो उम्र कैद का दूसरा कोई मतलब नहीं होता है, 12 घंटे की कोई शिफ्ट नहीं होती, लेकिन हम लोग रिमिशन देने की पावर होती है, वो रिमिशन हो देते हैं। जैसे आज़ादी का महोत्सव था, स्टेट रिमिशन से, तो मतलब 1 साल ने आपने कैद किया तो आपको 10 दिन की छूट दी गई है। कोई कैदी ने अंदर रह के पढ़ाई की
तो मेरे को पावर है 90 डेज का। तो किसी ने मान लीजिए बीए या एमबीए कुछ किया, एक कोर्स किया तो मैं अप टू 90 डेज दे देता हूँ। मतलब तो फिर वो सुधार- 90 डेज, तो वो 90 डेज उसकी सजा से कम होते हैं, लेकिन डेज टोटल वही काउंट। मतलब कोई अगर कंस्ट्रक्टिव काम करता है, कोई सुधर रहा है जेल में रह के, तो आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं उसकी मदद करने के लिए। हाँ, बट फिर से बताना चाहूंगा, सारे प्री डिसाइडेड रूल है। हाँ, नियमों के अंदर नियम का वो सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल। अगर कोई भी एमए पढ़ेगा रहते हुए तो उसको 90 दिन मिलेगा। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि इसने पढ़ा उसको मिला, इसको भी नहीं पढ़ा मतलब तो नहीं। गुप्ता साहब के मूड वाला टॉपिक नहीं है ये। कुछ- जो रूल्स है वो हिसाब वो से। रूल बनाया गया, उसका लिबरल यूज करते हैं ताकि सुधर जाए लोग। कभी ऐसा होता है, एक फॉर्मली तो आप एक अधिकारी है, लेकिन इंसान के तौर पे, कि किसी को कोई फैसिलिटी दी गई और बाद में वो बंदा लौट कर ही नहीं आया। मान लीजिए 90 दिन का दिया गया फैसिलिटी या 30 दिन का। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं पैरोल और फरलो की, जी, कई बार होता है। तो उस समय कई बार दुख भी होता है कि हमने इनके लिए एक अच्छा विचार किया और अब ये सिस्टम का पार्ट है। फरलो पैरोल जितने कन्विक्ट है सबका अधिकार होता है। और ये होते क्या है सर? ये फरलो क्या होता है और पैरोल क्या होता है? देखिए, आपको फरलो एक अधिकार टाइप का, संचित टाइप का हो गया, उसका हक है। देखिए, जब भी प्रिजनर्स को लाया गया तो ये है कि 10 साल 8 साल 6 साल बाद वो छूटने वाला है, तो बीच बीच में सोसाइटी से जाके मिल के आता रहा है, टच में रहे सोसाइटी के, तो उस हिसाब से फरलो मिलता है। पैरोल ये होता है कि इमरजेंसी आ गई, घर में शादी आ गया, कोई डेथ हो गई, कुछ इंसिडेंट हो गया। अभी ठीक है, अभी तो फोन आ गया, ये हो गया, पहले तो ये भी नहीं था, शादी था, बच्चा पैदा हो गया, कुछ हो गया, गुड और बैड इमरजेंसी, उस टाइम हम पैरोल देते हैं उसको, तो जाके इमरजेंसी अटेंड करके आ जाए। फरलो उसका है कि सोसाइटी का पार्ट बना रहे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि फरलो और पैरोल में लोग गए और नहीं आए, तो फिर हम लोग उस पर केस करते हैं, और 90% लोग फिर, आजकल जमाने में भागना बड़ा मुश्किल है, तो पुलिस पकड़ के ले ही आती है देर समय। लेकिन हाँ, 1-2 कैदी ऐसे भी होते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन उन 2 के कारण 8000 लोगों का आप राइट्स नहीं छीन सकते। मैंने एक चीज़ नोट की इस पूरे इंटरव्यू में, और इसके पहले भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, आप काफ़ी बार ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या आप काफ़ी बार कैदियों के राइट्स की बात करते हैं। तो क्या आपका ये कोई एक मिशन है कि आप जितना संभव हो सके उतना सुधार करना चाह रहे हैं इस पूरे सिस्टम में? देखिए, निगेटिव मेंटेलिटी के साथ वो रहेगा तो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा भगवान जानता है। तो कम से कम उसको ये लगना चाहिए कोई उसके बारे में सोचा है, ताकि वो बाहर निकले तो कम से कम बाकियों के बारे में तो पॉजिटिवली विचार कर सके। नहीं तो वो सबसे नाराज रहेगा, और ऐसे भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो बाहर निकल के क्या तूफान करेगा, ये देखने की बात हो। तो गुंडा और बड़ा गुंडा बन जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन निगेटिविटी के साथ कुछ भी हो सकता है। शुरुआती प्रश्न पर आता हूं। आपके नाम के साथ कुछ नए इनिशिएटिव जो जोड़े जाते हैं, श्रम कार्ड, ई मुलाकात, मेरे ख्याल में बाईकुला जेल में केवल महिलाओं का जो एफएम रेडियो जो महिलाएं चलाती है वो आपने शुरुआत की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर कैदियों को एक कंस्ट्रक्टिव उनका योगदान समाज में आ सके, चाहे वो कैंटीन हो या उनके बनाया हुआ कुछ सामान जो है वो ऑनलाइन जा रहा है, इसको लेकर भी आता है। तो गुप्ता जी का मिशन क्या है और आप अल्टीमेटली इस पूरे चीज में आप करना क्या चाह रहे हैं, विच कैन ऑल्सो बी रेप्लिकेटेड एट अदर स्टेट्स? देखिए, जैसे आपने बताया श्रम कार्ड, श्रमिक और ये आयुष्मान योजना, तो ये सारी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सबके लिए है जो भी एक लेवल के नीचे है, एक थ्रेशोल्ड के नीचे है। तो हमारे जो भी कैदी है उनके नीचे है, तो उनको जानकारी देना तो मेरा एक कर्तव्य बनता है। और चूंकि अंदर उनके लिए कार्ड बन नहीं सकता आयुष्मान भारत योजना, तो हम लोगों ने कार्ड बनाने के लिए फैसिलिटेट कराया ताकि 5 लाख का उनको और उनके फैमिली को मिल सके, बीमा मिल सके। हाँ, बीमा मिल सके। एक बार बाहर जाएंगे, रहने वाले नहीं है, श्रमिक कार्ड में भी उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है और फिर उनका रोजगार के हो गए। ई मुलाकात ये है कि हमने देखा कि बहुत से लोगों के फैमिली दूर रहती है जी। अगर मान लीजिए थाने है, आपकी फैमिली थाने में है तो मुलाकात के लिए आ सकती है, लेकिन अगर आपके दूर है, नासिक है, या कुछ लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कुछ फॉरेनर्स हमारे पास हैं जिनके पूरे रिलेटिव है, उन्होंने 4 साल तक अपनी किसी से बात नहीं किया, किसी का चेहरा नहीं देखा, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 4 इधर आप अपना मुलाकात ले लीजिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले लीजिए, और फ्री ऑफ चार्ज किया है। तो 15 मिनट का लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करते हैं, और सब इंतजार करते होंगे कि भाई मेरा नंबर अब कब आना। मतलब इतने सेट्स लगा दिए हैं कि आपको वीक में एक तो मिल ही जाता है।
तो आप जो 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 जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या जिनके फैमिली मेंबर बाहर रहते हैं फॉरेनर्स के, उनके लिए तो वरदान है। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या हासिल सोसाइटी से जुड़े रहेंगे तो सोसाइटी में जब वापस जाएंगे तो अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। तो एक सोसाइटी, ये आपका मैसेज है। हाँ, एक सोसाइटल प्रेशर रहेगा और फिर आप जाके, और जो भी हम ट्रेड सिखाते हैं, कम से कम इसी ट्रेड के भरोसे आप कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ इनकम करने की कोशिश करें, ना कि वापस क्राइम पे जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि नॉर्मली कुछ दिन तक ऑर्केस्ट्रेटेड रहता है, उसको घर में अजीब सा लगता है, कोई किसी को पहचानता नहीं, ऐसा बिहेवियर रहता है कि कौन आ गया, कैसे आ गया, और फिर वो क्राइम में चला जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों के साथ रहेंगे तो जब भी आप रिलीज होंगे, कभी घर वालों को और आपको फील नहीं होगा कि कोई नया आदमी घर पे आ गया। तो फिर वो आपका पहले फैमिली एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाता है, फिर सोसाइटी स्टैम्प भी लग जाता है कई बार, वो तो रहता है ना। और उस स्टैम्प के कारण क्या लोगों की मेंटल हेल्थ जो अंदर है, इनमेट्स, क्या उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग कई वर्कशॉप्स किए थे, योगा भी किए थे। स्टैम्प लगा रहता है, वो सोसाइटी का काम है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर निकलते हैं तो लोग क्रिमिनल्स को क्रिमिनल बोलते हैं, और ये मैटर ऑफ फैक्ट से इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, वास्तविकता है, वास्तविकता है। और दे हैव अर्न्ड इट, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने कन्विक्शन लाया और लोग उनको बोलते हैं, तो उसके बारे, लेकिन हाँ, उसके रिपरकशंस कम हो ये हम जरूर कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे कई योगा कैंप, ई लाइब्रेरी अपडेट करते हैं, फिर हमने अपना भजन स्पर्धा किया था, तो ये सब चीज़ें इंगेज करते हैं, ताकि डाउज इट ऑफ, मिनिमाइज इट, बट वो स्टैम्प तो रहेगा, स्टैम्प तो रहेगा, और दे हैव टू लिव विद इट। सो द बेस्ट आइडिया इज डू नॉट इंडल्ज इनटू क्राइम एंड जेल इज नॉट अ प्लेस टू कम। एब्सोल्युटली नॉट। ओके, आपने भजन वाली बात कही साहब, भजन आपने स्पर्धाएं कराई, भजन के लिए कुछ सामान भी, जो मृदंग है और इस टाइप की जो चीज़ें लगती है भजन करने के लिए, क्या आपको वाकई में लगता है भजन करने से लोगों की मानसिकता चेंज होगी? जो हार्ड अर्न क्रिमिनल, जो हार्ड अर्न क्रिमिनल है या पक्के क्रिमिनल है, देखिए भजन स्पर्धा सबके लिए होती है, लेकिन जिसको इसमें इंटरेस्ट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वही इसके लिए सामने आते हैं। अच्छा, नॉट फॉर एवरीवन। नहीं, इट इज़ फॉर एवरीवन, बट जैसे अगर आप मान लीजिए आप कुछ करते हैं तो जिसका इंटरेस्ट हो वही आएगा, बाकी लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये होता है कि ऑब्वियसली मेरा एम तो वो है, लेकिन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम है। हमारे पास कोई इंपीरियल डाटा भी नहीं है, हम कह सकें कि भजन करने से कोई अच्छा होता है या बुरा होता हो सकता है, कुछ भी असर ना होता हो। लेकिन एक चीज़ तो हो गई, कुछ उसने एक छंद सीखा, एंगेज किया आपने, एक छंद सीखा, फिर कुछ उसने राइटिंग प्रोसेस शुरू किया, जी, कुछ उसने इंस्ट्रूमेंट सीखे, बस इसके आगे मैं क्या बोल। बढ़िया। आपने कानून की बात की, आपने कहा कि बाहर कोई क्राइम करता है तो फिर जेल आना पड़ता है। कई बार हिंदी में जैसा कहते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, और कोई एक ऐसा क्राइम हो जिसमें बाकी लोग शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि अगर कोई उस लपेटे में आ गया तो फिर वो आ ही जाता है। और एक शेर भी है इसको लेकर कि झूठी गवाही दे गया वो सच्ची कसम खाकर, झूठी गवाही दे गया वो सच्ची कसम खाकर, इस लाइलाज बात का भी इलाज होना चाहिए। तो इसको आप कैसे डील करते हैं? आपको पता है अंदर ये बंदे की इतनी शायद गलती नहीं है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग को बहुत कम मालूम चलता है, कई बार के नहीं होता है। और अंदर जब प्रिजन्स में आते हैं तो कई बार उन्हीं से रूमर आती है कि साहब इनकी गलती कम थी, या ग्रुप में ये नहीं थे बट गवाही में फंस गए, बेल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमारे यहाँ एक सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लॉ कमेटीज़ होती है, तो हम उनके तक वो बात ले जाते हैं और कहते हैं कि आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो। लेकिन ये फिर एक जुडिशियल सिस्टम का पार्ट हो जाता है, जिसमें प्रिजन्स का लिमिटेड रूल होता है, इतने तक होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी मालूम चलती है, पहली चीज़ तो आप कन्विंस होना चाहिए कि जो मालूम चली वो सही है। तहकीकात करनी होती है। तहकीकात करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, खाली हेयर से है। सो बट लेकिन यह है कि उसकी जो बात होती है, किसी को वकील नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो वो मदद एक प्रोसेस में है, डिस्ट्रिक्ट वो करते हैं, वो हम उसको दिलाते हैं। और बाकी हम भी वैसे ही, मतलब जो क्या कहते हैं बिना पावर के दिखते रहते हैं, चाह के भी नहीं करना। सो आपने पावर वाली बात कही, एंड यू हैव बीन अ डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर एंड यू हैव बीन इन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग्स फॉर एट many occasions during a tenure.
कमिश्नर ऑफ फला जगह या एसपी ऑफ फला जगह और प्रिजन्स के हेड होना, कितना फ़र्क है दोनों में, और एक इंडिविजुअल के तौर पे आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, स्टेट डेप्यूटेशन में मेरा तीसरा, इससे पहले मैं लीगल मेट्रोलॉजी में था, जी, आपको पता होगा, तो उसमें हमने काफ़ी एमआरपी की कार्रवाइयाँ और ये सब बहुत किया था। तो स्टेट डेप्यूटेशन के तो मेरे को आइडिया है कि नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना, कैसे करना, लेकिन ये डिपार्टमेंट थोड़ा टफ है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले भी था तो हो सकता है मैं सीपी करके इतने लोगों को अंदर भेजा, जो भी किया, डीजल लिया, 600 से ज़्यादा, जो भी हो, लेट अस नॉट गेट इनटू नंबर, you take pride, you don't take pride, whatever, you think it is necessary. लेकिन prison is a scary place. Being head of this prison also scares you. Because we are dealing, क्योंकि मैं पहले भी सीरियल देखता था ना, कभी prison उजन किसी को बैठाया तो अच्छा नहीं लगता था. We used to flip it. Correct. Despite being a police officer, you send people behind bar. You don't like these things. अच्छा लगने वाली चीज़ नहीं है। नहीं है. So when I joined also, I had a different feeling. I cannot express that feeling. But फिर यही है कि अगर है, इतनी हालत खराब है, तो कुछ कर ही देना चाहिए। और किसी को तो करना चाहिए। कुछ तो कर ही देना चाहिए, किसी को नहीं। बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं अपनी ओर से कर दूं। So it is your bit of contribution. Contribution कि आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, उसको कम से कम सुधारिए तो। जो आदमी फैक्ट है ऑन कैमरा, कि किसी को नहीं अच्छा लगता। कोई भी कह दे कि प्रिजन का सीन्स एंजॉय करता हो, until unless is a pure comical, जैसे शोले टाइप का, तो देन यू नहीं जाए। रियलिटी का कोई प्रिजन का सीरियल या कभी आता है तो आदमी तुरंत सीन्स आगे बढ़ा देता है। सही है। और बिग हेड ऑफ दैट प्रिजन्स, इट मेक्स यू और कॉन्शियस ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर, देन यू सिट कि ठीक है, सिचुएशन अगर खराब है, अच्छी नहीं है, और ये क्रिमिनल्स हैं, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हाउ टू बैलेंस ऑल दोज थिंग्स, कि क्रिमिनल्स होते हुए जैसे बाहर ये मैसेज ना जाए कि ये घर हो गया, और लेकिन एक्चुअली मिनिमम तो होना चाहिए। और कई बार हमने चीज़ें की, हमने चीफ गेस्ट बुलाए, और दे वे ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द सिचुएशन, कि अमिताभ ये भी नहीं था यहाँ, कैसे लोग रहते थे, क्या था। It must have been very difficult for them also, and I am talking about serving as a retired police officer also. So looking prison from long and actually entering the prison, whether as a guest, as a prison official or whatever. Commenting from outside is very easy, but when you actually deal it in day to day, it is altogether different. It has a rush of emotions. That is what I will say. Rush of emotions. A different type of emotions. फिल्मों में जैसा बताते हैं या आपकी टीम उनके करीब जाने से या उनसे डील करने से डरते हो, या उन्हें जो भी रूटीन काम देना है, अगर उनका सशक्त कारावास है तो भाई ठीक है, इनको छोड़ दिया, क्या ऐसा होता है? देखिए, सशक्त कारावास कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री होती है और सब कोई मांग के लेते हैं। वो पिक्चर में दिखाता है कि पत्थर तोड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वही जानना चाह रहे हैं। नहीं, तो सशक्त कारावास इज अ नॉट बेन, इट्स अ बून फॉर एवरीवन। इवन अंडर ट्रायल भी कहते हैं कि मेरे को काम दो, कम से कम मैं 4 घंटे कुछ काम करूंगा, बिजी रहूंगा, कुछ सीखूंगा, ट्रेड करूंगा, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन गैंग्स को कंट्रोल करना भी एक प्रिजन ऑफिशियल के लिए आर्ट होता है। There is gangs, there are rival gangs, both are in the same prison, they try to hurt each other. True. Then there is a possibility and always happening also कि that small criminals come together and form a gang. तो ये सब आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, अच्छा आपको इस सब पे खेलना पड़ता है। कई बार आपको बैरक्स, डिफरेंट बैरक्स में दो अलग गैंग रखना पड़ता है, फिर एक गैंग मेंबर को भी अलग अलग रखना पड़ता है। फिर ज़्यादा आपको लगता है कि एक जगह ज़्यादा लोग आ गए तो उनको डिफरेंट शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्टिंग भी इतनी ईजी नहीं है। कन्विक्ट के बारे में हमारे पास पूरी पावर है, हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अंडर ट्रायल के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लगती है। तो और फिर शिफ्टिंग, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ के चंद्रपुर भेज दो, चंद्रपुर को यहाँ भेज दो, लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उनके हर एक डील अंडर ट्रायल के लिए हमेशा कोर्ट कचहरी है। हाँ, तो अब फिर चंद्रपुर से एस्कॉर्ट लेके यहाँ लाएगी, फिर लेके चंद्रपुर जाएगी, सरकारी खर्च और ज्यादा बढ़ेगा, भागदौड़ बढ़ेगी। अरे 3 दिन का ट्रैवलिंग, सही है। तो इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी टू, सो यू हैव टू मैनेज विद इन द रिसोर्सेज व्हिच यू हैव, एंड बट डू। अभी जैसे परसों कोल्हापुर में था, वी फाउंड फ्यू थिंग्स। 32 के 32 लोगों को उठा के फेंका। यहाँ पर एक बार 12 मारी हो गई, तो 100 लोगों को हम लोगों ने यहाँ निकाल फेंका। बट इनके पास सिम कार्ड्स या कभी फोन, आपने खुद फोन जब्त किए हैं, कैसे पहुंच जाता है?
अब ये स्मगलिंग इज मतलब नॉट सो डिफिकल्ट इन द सेंस कि कई बार कैविटी में लेके आते हैं, फिर डेली सप्लाई आती है। यहाँ पर जो सप्लाई लेके आता था कचरा वाला, वो छुपा के मोबाइल ले आता है। तो इट इज़ अ प्रिजन, इट इज़ नॉट दैट कि देर इज़ नो इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट। सो प्रिजनर्स भी 10-15 दिन में एक बार कोर्ट जाते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो उनके रिलेटिव दे दिया तो वो अपनी कैविटी में या कई कपड़े में छुपा के ले आए, कितनी भी चेकिंग हुई धीरे से निकल गया। बट द मोमेंट यू कम टू नो यू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन। फाइल FIR, और अगर हमारे स्टाफ का कभी भी नेग्लिजेंस रहता है तो वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। लेकिन दिस इज अ बिजनेस, सो इट हैज टू बी टैकल्ड ऑन बोथ द साइड। यू प्रोवाइड देम लीगल थिंग एंड स्टॉप द इलीगल थिंग, देन ओनली इट स्टॉप। What is your message to the relatives of the prisoners? Because you have 60 jails under you, and the 60 jails has more than 40,000 prisoners in Maharashtra. And these 40,000 people must be having more than 2-3 lakh relatives outside. What is your message to the relatives of the prisoners? So for relatives, like how can I am not a proper person to give a message, but उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वेस्ट होती है या उनकी उनको पूरी करने की कोशिश सलामत रहे, वो ठीक रहे, हाँ वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये कह सकता हूँ मैं। जैसे मुलाकात के लिए आते हैं, बाहर क्राउड के लिए आते हैं, तो उनके लिए शेड बनाना, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देना या फ़ोन देना ताकि लोग कम आए, जो कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। मैसेजिंग तो मैं प्रिजनर्स के लिए भी क्या दूंगा, और प्रिजनर्स को भी अपन अगर इनसाइड से ट्रांसफॉर्म कर लिया तो वही मैसेजिंग होता है। उनका मतलब ये कि आप राधा देर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझने को जाए, कुछ कुछ अच्छाइयाँ देखने लगे और फील गुड फैक्टर आता है आपको सोसाइटी के बारे में कि नहीं सोसाइटी आपके साथ इतना गलत नहीं कर रही, तो यही मैसेजिंग हो सकता है। बाकी ज्ञान तो सबने बहुत दिया है और ज्ञान को वो टाइम पास की तरह भी देख सकते हैं। सही है, आपका फोकस एक्चुअल काम करने में है। तो ज्ञान देने गए और ठीक है, ज्ञान के लिए लाइब्रेरी बना दिया, लाइब्रेरी भी बनाई है, तो आप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान लीजिए। हमारे ज्ञान देने से क्या होने वाला है, मेरा अपना व्यू है। लेकिन हाँ कि अगर को साइकोलॉजिकली हम चेंज कर सके बाय डूइंग टिट्स एंड बिट्स एंड दे फील दैट समबडी इज टेकिंग केयर, सो दे शुड नॉट बी सो अनहैप्पी विद द वर्ल्ड इटसेल्फ। दैट इज द ट्रीटमेंट। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की जेलों के सुधार की जब भी बात होगी तो ये चीज़ तो दावे के साथ की जा सकती है कि उसमें आपका नाम ज़रूर आएगा। लेकिन भारत के लेवल पे अगर हम बात करें इंटर स्टेट, तो वहाँ आप अपने आप को या आपके जो सुधार कार्यक्रम है आपका, इसको आप कहाँ देखते हैं? आर वी अंडर फर्स्ट 10 स्टेट्स? पिछले 1 साल में तो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा सुधार हमारे यहाँ हुआ। ओह दैट्स वंडरफुल। आप कंपेयर कीजिए डाटा से, तो आप ऑल इनिशिएटिव्स या दैट वी कैन से, but let me take pride for first time in the interview. वंडरफुल। काफ़ी सारे जो कैदी होते हैं जब वो बाहर की दुनिया में होते हैं तो उन्हें किसी न किसी नशे की, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ बट काफ़ी सारे नशे की लत होती है। वो ड्रग्स हो सकते हैं या वो अल्कोहल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि कई जेलों में इनकी गैंग्स होती हैं और इन्हें नशे की चीज़ें मिलती हैं और अगर ना मिले तो इनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। इसे आप कैसे डील करते हैं और क्या वाकई में इन लोगों को चीज़ें ये लोग स्मगलिंग के थ्रू या ऑर्गेनाइज कर लेते हैं? देखिए ये रियल प्रॉब्लम है और ड्रग्स विड्रॉल सिम्टम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके कारण कई लोग नशा करने वाले लोग जो होते हैं निश्चित तौर पे स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे डिसिप्लिन के लिए बहुत ख़राब होता है जी। अब उसको पकड़ा कैसे जाए, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो जब भी कभी भी नोटिस आया तो हमने अपने वो एम्प्लॉइज़ का जो भी नेग्लिजेंस है उसको 311 में उसको डिसमिस किया है। अच्छा, स्टर्न एक्शन, 5 मिनट डिसमिसल। सेकेंड थिंग है कि हमारा CCTV है, तो हम कई बार उसको मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी दिख रहा है क्या वार्ड में या सर्कल में। तीसरा, हम पहली बार इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी, अभी देखिए नॉर्मली कैविटीज़ में लेके आते हैं तो कैविटी चेक करना भी बड़ा बेकार हो जाता है। आसान नहीं है, मतलब करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। कोर्ट के ऑर्डर से कि मत कीजिए, नहीं करो तो वही से सारी चीज़ें होती हैं। हम ही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई लोग अंदर कैसे लेके जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हमने फुल ह्यूमन बॉडी स्कैनर ऑर्डर किया है 4, तो मोस्ट ऑल 1 महीने के अंदर वो लग जाना चाहिए और वर्क ऑर्डर प्लेस हो गया तो शायद हमारे जैसे एयरपोर्ट में फॉरेन के होता नहीं, खड़े रहे और पूरी चेकिंग हो जाती है। तो वो सर, क्या ये ह्यूमन बॉडी स्कैनर किसी और स्टेट्स की जेलों में अभी तक कहीं नहीं हुआ, इंडिया में फर्स्ट होने वाला। So Maharashtra will be the first state to have this in 1 month next. Oh, that's wonderful.
देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो थ्रू एटॉमिक एनर्जी से परमिशन, इसके परमिशन, ऑर्डर देने के बाद हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें मालूम चल रही है, वरना बाकी चीज़ें तो हम लोग 15 दिन में कर देते हैं। ये अभी वर्क ऑर्डर दिए हुए 1.5 महीना हो गया है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस है। आई होप कि 15 मई तक ये हो जाना चाहिए, 15 मई से 30 मई के बीच में हो जाए। So apart from correctional services, you are also an action man for Maharashtra Prisons and Sudhar Seva or Correctional Services, I would say. Thank you so much for your valuable time, Gupta साहब। और वाकई बहुत कुछ अच्छा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि आपका ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे और बहुत अच्छा इसमें आप आगे चल के कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, सो नाइस ऑफ यू। पुणेकर न्यूज़, मुंबईकर न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।